नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश विशेष। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोविड पोर्टल का लोकार्पण किया। यूपी में अब पोर्टल पर उपलब्ध होगी कोरोना रिपोर्ट। कोविड पोर्टल के लोकार्पण के दौरान बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, टेक्नोलॉजी के जरिए संक्रमण से लड़ने की एक नई सुविधा है। इस सुविधा के लिए स्वास्थ्य विभाग समेत तमाम संस्थाओं का धन्यवाद। 6 महीने में हमने सदी के सबसे भीषण महामारी से लड़ने के लिए कई इनोवेशन देखी हैं। तो उत्तर प्रदेश कोविड पोर्टल का लोकार्पण किया गया। इस पोर्टल पर सभी की जो कोविड रिपोर्ट होगी वो सार्वजनिक की जा सकती होगी और इसी सुविधा के जरिए जल्द से जल्द कोरोना पर नियंत्रण की कोशिश है। 6 महीने में हमने सदी के सबसे भीषण इस महामारी के साथ टेक्नोलॉजी के साथ लड़ने की कोशिश की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोविड पोर्टल का लोकार्पण किया। यूपी में अब पोर्टल पर उपलब्ध होगी कोरोना रिपोर्ट। कोविड पोर्टल के लोकार्पण के दौरान बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, टेक्नोलॉजी के जरिए संक्रमण से लड़ने की एक नई सुविधा है। तो इस सुविधा के लिए स्वास्थ्य विभाग समेत तमाम संस्थाओं का धन्यवाद भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। वैश्विक महामारी कोविड-19 के संक्रमण के दौरान प्रदेश के अंदर प्रदेशवासियों के लिए टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस संक्रमण से लड़ने की एक नई सुविधा का शुभारंभ हुआ है। मैं इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को और इससे संबंधित सभी संस्थाओं को हृदय से धन्यवाद देता हूं। पिछले 6 महीनों के दौरान हम लोगों ने इस सदी की सबसे भीषण महामारी से लड़ने के लिए अनेक इनोवेशन किए भी हैं और देखे भी हैं। हर एक का उद्देश्य है जनता को अधिकाधिक सुविधायुक्त बनाना और जटिलता पूर्ण व्यवस्था को सरलता और सुगमता में कैसे बदल सकते हैं, इस दिशा में बेहतरीन प्रयास करना। शासन का उद्देश्य ही होता है कि हम अपने कार्यक्रमों के माध्यम से एक आम जनमानस के लिए अपनी व्यवस्था को और अधिक सरल और सुगम बना सकें। हमारे सामने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में सबसे बड़ी समस्या ऐसी बात की आ रही थी। लोगों को अपनी रिपोर्ट तो चाहिए थी, लेकिन रिपोर्ट पॉजिटिव होने पर प्रारंभिक समय में हमें सबसे बड़ी समस्या इस बात की आ रही थी कि बहुत सारे लोग अपने गलत एड्रेस दे रहे थे, गलत टेलीफोन नंबर दे रहे थे, जिसके कारण कोविड-19 के संक्रमण को रोकने में या उसकी चेन को ब्रेक करने में हमें ढेर सारी समस्याएं आ रही थी। हर एक स्टेज पर संक्रमण की चेन को ब्रेक करना, क्योंकि जब तक कोविड-19 का कोई ठोस उपचार या कोई वैक्सीन नहीं आ जाती है, तब तक बचाव ही इसका सबसे बड़ा उपचार है। इसके लिए अवेयरनेस के साथ साथ टेक्नोलॉजी का उपयोग, जो आज मुझे बताया गया कि इसमें ये एक एकीकृत ऐप है जिसके माध्यम से ढेर सारी सुविधाओं को हम लोग इससे प्राप्त कर सकते हैं। वैश्विक तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले फिल्म निर्माता मधुर भंडारकर। यूपी में फिल्म सिटी बनाने के ऐलान के बाद मिलने पहुंचे मधुर भंडारकर। सीएम आवास पर हुई मुलाकात में तमाम अहम चर्चाएं हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मधुर भंडारकर को राम मंदिर का प्रसाद भी दिया। प्रसाद के तौर पर प्रभु राम का सिक्का और रामचरितमानस दी गई। तुलसी माला और भव्य दिव्य कुंभ की कॉफी टेबल बुक भी यहां पर भेंट की गई। फिलहाल आपको बता दें कि मधुर भंडारकर फिल्म निर्माता हैं और वो सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए पहुंचे थे। सीएम आवास पर ही मुलाकात हुई और इस दौरान जब वो वहां से चलने लगे तब उनको सीएम योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर का प्रसाद भेंट किया, जिसमें रामचरितमानस और दिव्य कुंभ की
एक बुक भी उन्हें भेंट की गई है। तो आपको बता दें कि फिल्म सिटी बनाने के ऐलान के बाद मिलने पहुंचे मधुर भंडारकर और शुक्रिया अदा सीएम योगी आदित्यनाथ का किया गया। तो सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए पहुंचे मधुर भंडारकर फिल्म निर्माता है। मधुर भंडारकर और सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए पहुंचे थे। सीएम आवास पर मुलाकात हुई और इस दौरान कई अहम चर्चाएं हुई। फिल्म सिटी में क्या कुछ खास हो सकता है और किस तरह से ये उत्तर प्रदेश की फिल्म सिटी मुंबई की फिल्म सिटी को टक्कर दे सकती है, इस पर मधुर भंडारकर के साथ काफी अहम चर्चाएं सीएम योगी आदित्यनाथ की हुई हैं। तो सीएम योगी का धन्यवाद अदा करने के लिए पहुंचे थे मधुर भंडारकर। उसी दौरान की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के फिल्म सिटी बनाने की घोषणा का स्वागत अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रभुनाथ राय ने किए और इसका स्वागत किया। यूपी में फिल्म सिटी बनने से यूपी और बिहार के अलग कलाकार काफी रोजगार उनको मिलेगा। फिल्म सिटी बनने से यूपी सरकार की आय भी बढ़ेगी। प्रभुनाथ राय ने कहा, यूपी और बिहार के कलाकारों के मुंबई में अब उपेक्षा नहीं होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ को सम्मानित करेगा भोजपुरी समाज का प्रतिनिधिमंडल। तो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो मिलने के लिए पहुंचे थे सीएम योगी आदित्यनाथ से और भोजपुरी फिल्म को एक बूम मिलेगा, भोजपुरी फिल्म को एक पहचान मिलेगी और उसके लिए ये फिल्म सिटी बहुत कारगर साबित होगी। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रभुनाथ राय मिलने के लिए पहुंचे थे सीएम योगी आदित्यनाथ से, धन्यवाद अदा किया। अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रभुनाथ राय। यूपी में फिल्म सिटी बनने से यूपी और बिहार के कलाकारों को काफी रोजगार मिलेगा, काफी पहचान मिलेगी और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश और बिहार के जो तमाम स्ट्रगलर्स हैं, जो सपना पाले हुए हैं अपनी आंखों में फिल्म सिटी में राज करने का, उनके लिए एक बेहतर मौका होगा कि उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बने और उसके जरिए वो नाम कमाए। तो उत्तर प्रदेश और बिहार से कई ऐसे बड़े कलाकार हैं। अमिताभ बच्चन, बिग पी, बॉलीवुड के महानायक खुद उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के अंदर फिल्म सिटी बहुत जरूरी है। ये काफी समय से कहा जा रहा था और अब नोएडा, ग्रेटर नोएडा के अंदर अथॉरिटी को यह निर्देशित किया गया है कि इसकी एक कार्य योजना तैयार की जाए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के फिल्म सिटी बनाने की घोषणा का स्वागत किया गया और आपको बता दें कि अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रभुनाथ राय ने इसका स्वागत किया है। हमारे साथ अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रभुनाथ राय फोन लाइन पर खुद जुड़ गए। प्रभुनाथ जी, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ वन इंडिया में। जी नमस्कार। नमस्कार, आपको भी बहुत बधाई। सीएम योगी आदित्यनाथ से आपकी मुलाकात हुई है, क्या कुछ खास बातचीत हुई इस दौरान? हाँ, नहीं अभी तो एक ही बात तो बहुत पहले से चलत रहा, लेकिन ये जो फिल्म सिटी बने जाता ये बहुत ही यूपी बिहार खातिर खासकर जो है बड़ा सम्मान की बात है। पहले जो यूपी बिहार के लोग फिल्म बनावे खातिर जो महाराष्ट्र में आप देखो रखो कि यहाँ के लोग जो जाता है ओकरे साथे शिवसेना और मनसे द्वारा जो अत्याचार और उनके साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा ओके से बहुत राहत मिली, बड़ा सम्मान की बात है। और यूपी में अगर फिल्म सिटी के गठन हो जाए, फिल्म सिटी के निर्माण हो जाए तो ऐसे यूपी बिहार के आय भी जो कई हजारों करोड़ जो भोजपुरी फिल्म के सारा पैसा जो महाराष्ट्र सरकार की तरफ जाता रहा वो सब यूपी सरकार के मिली। तो यूपी बिहार के जो पिक्चर लोग देखे ला वो पिक्चर के पैसा जो वहां न जाके यूपी और बिहार के लोग सरकार के खाते। प्रभुनाथ जी, भोजपुरी समाज और भोजपुरी सिनेमा के लिए अक्सर वादे होते रहे। जब चुनाव के दौरान हमने देखा था कि रविशंकर और माफी चाहूंगा रवि किशन और निरहुआ की तरफ से भी ये वादा किया गया था कि अगर सरकार आएगी, अगर वो जीतेंगे तो फिर भोजपुरी सिनेमा के लिए कुछ खास करके दिखाएंगे। और ऐसे में अब फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश में बनेगी तो भोजपुरी सिनेमा को तो एक खास पहचान मिलने जा रही है। नहीं, बहुत भोजपुरी इस समय भोजपुरी मतलब की करीब 1.5 दशक से भोजपुरी सारे पिक्चरों से सबसे आगे चल रहा है और सबसे ज्यादा जो मार्केटिंग अगर पिक्चर की है यूपी बिहार में लोग है, संख्या सबसे ज्यादा उनकी है। तो यह मजबूरी में लोग अपना घर छोड़ के महाराष्ट्र जाके वहां पर जो धक्का खा रहे थे उससे जो है निजात मिलेगा। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इसका जल्दी से जल्दी निर्माण हो, जल्दी से इसमें काम लगे ताकि यूपी बिहार के लोगों को एक सम्मान मिले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कल वाराणसी मंडल की समीक्षा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। शाम 6 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। वाराणसी मंडल के विकास कार्यों की समीक्षा करने का कार्यक्रम रहेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अधिकारियों के साथ जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। वाराणसी मंडल में आते हैं चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर जिले और लगातार प्रदेश के मंडलों की समीक्षा कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल ही की थी देवीपाटन मंडल की समीक्षा। अब तक कुल 9 मंडलों की समीक्षा कर चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो मेरठ और देवीपाटन मंडल की समीक्षा करने के बाद अब आज वाराणसी मंडल की समीक्षा करेंगे। ब्रेक के बाद खबर लखनऊ से है। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने तलब की स्मार्ट मीटर जांच रिपोर्ट और यूपी राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा को रिपोर्ट दी है। स्मार्ट मीटर घोटाला में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। इस मामले में ऊर्जा मंत्री ने आश्वस्त किया कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। दोषी पाए जाने पर स्मार्ट मीटर निर्माता कंपनी को काली सूची में डाला जाएगा। ऊर्जा मंत्री ने परिषद की रिपोर्ट पर पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन को कार्रवाई का निर्देश दिया। परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने ऊर्जा मंत्री से मुलाकात के दौरान की मांग की है। स्मार्ट मीटर निर्माता कंपनी को काली सूची में डाला जाए। उपभोक्ताओं के घरों पर लगाए गए 12 लाख स्मार्ट मीटर को वापस किया जाए। भार जंपिंग और रीडिंग में गड़बड़ी के वजह से बने गलत बिल संशोधित कराए जाएं। मंत्री से यह भी कहा गया है कि मंत्री ने यह भी कहा है कि जिस तरह से मीटर निर्माता कंपनियों को कुछ उच्च अधिकारी बचाने में लगे हुए हैं, उससे साबित होता है कि खराब गुणवत्ता वाले मीटर की खरीद में बड़ा रैकेट शामिल है। असिस्टेंट एडिटर आलोक राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक, स्मार्ट मीटर घोटाला अब कहीं ना कहीं मंत्री भी मान रहे हैं कि इसमें एक बड़ा रैकेट शामिल था और कई बड़े अधिकारी हैं जो बचाने के इस पूरे रैकेट को कोशिश कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल अगर देखा जाए तो स्मार्ट मीटर को लेकर लगातार काफी शोर शराबा मचता रहा। स्मार्ट मीटर पर लगातार सवाल भी उठते रहे। अभी हाल ही में जन्माष्टमी का पर्व था उत्तर प्रदेश के, जिस समय लाखों घरों में अंधेरा छा गया था, जिसके बाद भी लगातार इस पर सवाल उठे। और स्मार्ट मीटर के साथ एक सबसे बड़ी समस्या है भार जंपिंग की, कि स्मार्ट मीटर लगातार गलत रीडिंग बता रहा है। लोगों के जो बिल पहले 1000-2000 के आते थे वो सीधे 5000-6000 तक पहुंच गए। और इसको लेकर तमाम उपभोक्ता लगातार शिकायतें कर रहे हैं, तमाम तरह से अपनी बातें जो है उठा रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे मीडिया के माध्यम से लगातार शिकायतें भी आ रही हैं, चाहे वो पत्र लिखकर शिकायत कर रहे हैं। बाद में स्मार्ट मीटर, इस मामले पर जो है स्मार्ट मीटर के लिए जांच के लिए जो नोएडा स्थित लैब भेजा गया था, जहां से रिपोर्ट बहुत पहले आ गई थी, लेकिन उस रिपोर्ट को दबा दिया गया था। तो जाहिर सी बात है, अधिकारी नहीं चाहते थे कि रिपोर्ट में जो है जो जांच रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ वो सामने आए, क्योंकि रिपोर्ट में जो स्मार्ट मीटर जो है वो पैरामीटर में फेल हो गए थे, यानी स्मार्ट मीटर जांच में जो है फेल साबित हुए थे। जिसके बाद इस रिपोर्ट को अधिकारियों ने दबा दिया। उच्च अधिकारियों के संज्ञान में इस रिपोर्ट को नहीं लाया गया। बाद में बहुत दबाव पड़ने पर जो है स्मार्ट मीटर की जो जांच रिपोर्ट है उच्च अधिकारियों को दी गई, जिसके बाद इस मामले पर जो है कल उपभोक्ता परिषद ने भी जो है ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा से मुलाकात की और उनको प्रत्यावेदन दिया कि स्मार्ट मीटर की जांच रिपोर्ट में स्मार्ट मीटर पर बड़े सवाल उठाए गए हैं, स्मार्ट मीटर जांच में फेल हो गया है। जिसके बाद मंत्री ने आश्वासन दिया है, साथ ही प्रमुख सचिव और जो चेयरमैन ऊर्जा विभाग के हैं अरविंद कुमार को निर्देश दिया है कि इसकी जांच कराई जाए और जो भी कंपनियां हैं उनको ब्लैक लिस्टेड किया जाए। साथ ही साथ जो है उपभोक्ताओं के अगर जो बिल गलत बन रहे हैं उनको सही किया जाए, और क्योंकि उपभोक्ता परिषद की भी यही मांग है। और साथ ही साथ अगर बड़े स्तर पर ये घोटाला हुआ, अगर स्मार्ट मीटर के खरीद फरोख्त और कंपनीज को दिए गए टेंडर में ही अगर पूरा ये गड़बड़ झाला है, तो फिर ये कहना गलत नहीं होगा कि सबसे ऊपर बैठे, मंत्री से नीचे बैठे तमाम जो अधिकारी हैं जो इस पूरे डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी संभालते हैं, कहीं ना कहीं उसी स्तर पर ही कई घोटालेबाज भी बैठे हुए हैं। और अगर ऐसा है तो फिर एक बहुत बड़ा एक सवाल उठता है पूरे डिपार्टमेंट के ऊपर कि फिर क्या तो हर योजना और हर प्रकार की सुविधाएं जो जनता तक पहुंचती हैं वो घोटालों की भेंट तो चढ़ती ही होंगी फिर। देखिए, निश्चित रूप से भ्रष्टाचार बिजली विभाग में एक बड़ा मुद्दा रहा है। बिजली विभाग लगातार भ्रष्टाचार के सवालों को लेकर घेरे में रहा है। पहले भी कई बार भ्रष्टाचार के बड़े मामले आए जिनमें जांच का आदेश दिया गया, लेकिन उस जांच का क्या हुआ ये आज तक पता ही नहीं चला, क्योंकि जाहिर सी बात है अधिकारी अपने खिलाफ कभी जांच नहीं होने देंगे, या जांच को दबाने की और उसको पारदर्शी तरीके से न होने देने की पूरी कोशिश करते हैं। अब इस मामले में ये देखना होगा कि जांच में क्या होता है, अधिकारी कितना जो है सहयोग करते हैं, क्योंकि देखिए टॉप टू बॉटम स्ट्रक्चर होता है पावर का, और निश्चित रूप से जो बड़े अधिकारी हैं चाहे वो नीचे तक के अधिकारी इंजीनियर हो, सबकी मिली भगत है। बिना मिली भगत के ये सब घोटाले नहीं हो सकते। स्मार्ट मीटर में भी यही हुआ है, पुरानी तकनीक के स्मार्ट मीटर खरीदकर जनता पर थोप दिए गए हैं और जाहिर सी बात है उन पर भी सवाल खड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा रैकेट है ये बिजली स्मार्ट मीटर बनाने वाली कंपनियों का और जो ऊर्जा विभाग के बड़े अधिकारियों का, जिनकी मिली भगत से पूरा घोटाला अंजाम दिया जा रहा है, और इसी को बचाने के लिए पूरी लीपापोती की जा रही है।
जो रिपोर्ट पहले आ गई थी, जांच रिपोर्ट स्मार्ट मीटर की, उसको आज तक दबा दिया गया था। तो सबसे बड़ी बात है कि इसके लिए जिम्मेदार और जवाबदेह लोगों पर कब तक कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए आलोक और बातचीत करने के लिए। तो वहीं प्रदेश के अंदर चिकित्सा संस्थानों के अंदर जल्द शुरू होगी प्लाज्मा थेरेपी। आपको बता दें कि प्लाज्मा थेरेपी के नतीजों से उत्साहित सरकार ने केजीएमयू को बनाया स्टेट नोडल सेंटर। केजीएमयू मेडिकल कॉलेजेस के साथ निजी मेडिकल कॉलेजेस में भी शुरू कर सकता है ये थेरेपी। आपको बता दें कि पहले चरण में 4 संस्थानों और 6 मेडिकल कॉलेजेस के अंदर इस प्लाज्मा थेरेपी को करने की शुरुआत की जा सकती है। केजीएमयू गाइडलाइन देने के साथ डेटाबेस भी तैयार करेगा। 26 अप्रैल को केजीएमयू में प्लाज्मा थेरेपी की हुई थी शुरुआत। तो पहले चरण में केजीएमयू, पीजीआई लोहिया संस्थान, जिम्स नोएडा, जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर, एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा, एमएलएन मेडिकल कॉलेज प्रयागराज, एमएलबी मेडिकल कॉलेज झांसी, बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर, एलएलआरएम मेडिकल कॉलेज मेरठ, उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई, ये सभी शामिल हैं जहां पर ये प्लाज्मा थेरेपी हो सकेगी। नीलेश चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, केजीएमयू को नोडल स्टेट सेंटर बनाया गया है और प्लाज्मा थेरेपी अब पूरे प्रदेश में हो पाएगी, क्या कुछ जानकारी है? देखिए तो साहब, 26 अप्रैल को केजीएमयू में पहली प्लाज्मा थेरेपी की गई थी। हालांकि जिनके ऊपर ये प्लाज्मा थेरेपी से इलाज किया गया था उनकी मौत हो गई थी। उसके बाद से अगर अभी तक की हम बात करें तो 155 लोगों का इलाज प्लाज्मा थेरेपी से किया गया है। सभी स्वस्थ होकर अपने घर गए हैं। अभी तक करीब 80 लोगों ने प्लाज्मा का डोनेशन केजीएमयू में किया है। जो लोग कोरोना संक्रमित हुए थे उसके बाद जो है केजीएमयू में उनको भर्ती कराया गया था। हालांकि उनका भी इलाज प्लाज्मा थेरेपी से किया गया था, लेकिन पूरी तरीके से स्वस्थ होने के बाद उन 80 लोगों ने केजीएमयू में प्लाज्मा डोनेट किया, जिसके बाद से सरकार को प्लाज्मा थेरेपी से जो इलाज उत्तर प्रदेश के अंदर कोविड-19 के जो पेशेंट है उनका किया जा रहा है उसमें बड़ा बदलाव देखने को मिला है। सभी स्वस्थ होकर निकले हैं, जिससे प्रदेश सरकार ने केजीएमयू को स्टेट नोडल सेंटर बनाया है। जिसके बाद से अब केजीएमयू के तहत केजीएमयू तमाम अस्पतालों में किस तरीके से प्लाज्मा थेरेपी देनी है उसको चिन्हित करेगा। अगर हम पहले चरण की बात करें तो पहले चरण में 4 संस्थानों और 6 मेडिकल कॉलेज को जोड़ा गया है, जिसमें से पहले चरण में जो कॉलेज जोड़े गए उसमें केजीएमयू है, पीजीआई है, लोहिया है और जिम्स नोएडा मेडिकल कॉलेज कानपुर है, एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो एमएलएम मेडिकल कॉलेज प्रयागराज है, एमएलबी मेडिकल कॉलेज झांसी है, बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर है, एलएलआरएम मेडिकल कॉलेज मेरठ है। उसके अलावा आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई को पहले चरण में शामिल किया गया। इन तमाम अस्पतालों में प्लाज्मा थेरेपी के तहत इलाज किया जाएगा, क्योंकि सबसे पहले शुरुआत केजीएमयू में प्लाज्मा थेरेपी के शुरू की गई थी, जिसमें तमाम डॉक्टरों का एक्सपर्ट पैनल था। उन डॉक्टरों की देख रेख में अस्पतालों में डॉक्टरों को पहले सिखाया जाएगा कि किस तरीके से प्लाज्मा थेरेपी से इलाज करना है। ठीक है, नीलेश आप बने रहिए हमारे साथ, एक और खबर पर आपसे जानकारी लेंगे। तो केजीएमयू मेडिकल कॉलेजों को साथ साथ निजी मेडिकल कॉलेजेस में भी ये प्लाज्मा थेरेपी को शुरू कर सकता है। तो वहीं केजीएमयू कुलपति लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर विपिन पुरी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। 2 कर्मचारियों को बर्खास्त करने के साथ ही 34 को नोटिस दिया है। कोविड-19 के चलते लापरवाही बरतने पर बड़ी कार्रवाई की गई। अभी तक कुल 68 कर्मियों पर कार्रवाई हुई है। इनमें से 4 कर्मियों को बर्खास्त भी कर दिया गया है। आपको बता दें कि इन्हें निलंबित किया गया है। 34 कर्मियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। 3 कर्मियों के खिलाफ यहां पर अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है। कुलपति ने 33 कर्मियों से स्पष्टीकरण मांगा है। केजीएमयू ने अनियमितता को देखते हुए की है ये कार्रवाई और लापरवाही बरतने वाले कर्मियों पर केजीएमयू के कुलपति ने सख्ती दिखाते हुए कार्रवाई की है। नीलेश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीलेश, एक बड़ी कार्रवाई की गई है केजीएमयू की तरफ से अपने कर्मियों पर, क्या कुछ लापरवाहियां हुई थी? देखिए तो सर, अगर हम केजीएमयू प्रशासन की बात करते तो लंबे अरसे के बाद देखने को मिला है कि केजीएमयू प्रशासन की तरफ से कोई बड़ी कार्रवाई की गई है। ये कार्रवाई खुद कुलपति लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर विपिन पुरी के द्वारा की गई है, क्योंकि कोरोना काल में जो गाइडलाइन थी उसका पालन नहीं हो रहा था। जो कर्मचारी थे जिनकी ड्यूटी कोविड-19 वार्ड में लगाई जा रही थी वो निश्चित टाइम पर अपने वार्ड में नहीं पहुंचते थे, या जिन जगहों पर उनकी ड्यूटी लगाई गई थी वहां नहीं पहुंचते थे। ऐसे लोगों के ऊपर केजीएमयू के कुलपति ने कार्रवाई की है। 2 कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया। उसके अलावा 24 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। अभी तक कुल 68 कर्मियों के ऊपर कार्रवाई लेफ्टिनेंट कर्नल विपिन पुरी के द्वारा की गई है। वहीं अगर हम बात करें 3 कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है। 33 कर्मियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। तो केजीएमयू में जिस तरीके से लगातार अनियमितताओं की शिकायत कुलपति को मिल रही थी, कुलपति ने खुद अपने स्तर पर इसकी जांच की। जांच में जब लापरवाही मिली उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई केजीएमयू के कुलपति के द्वारा की गई है। अक्सर देखा जाता है कि केजीएमयू में कर्मचारियों की लापरवाही के आरोप तीमारदारों के द्वारा लगाए जाते हैं,
लेकिन उन आरोपों पर कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इससे पहले वहाँ के कुलपति रहे MLB भट्ट के द्वारा कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई थी, लेकिन जब से KGMU में कुलपति के रूप में कार्यभार डॉक्टर विपिन पुरी ने संभाला है, तो कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाइयां KGMU में देखने को मिल रही है, जिससे कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि अगर KGMU में कोई कर्मचारी या डॉक्टर लापरवाही बरतता है तो उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई आने वाले समय में भी की जाएगी। जिन लोगों से 34 लोगों से स्पष्टीकरण मांगे बातचीत करने के लिए। अब खबर बनारसी से है, जहां पर अध्ययन प्रवास पर काशी पहुंचे गोविंदाचार्य। कृषि बिल पर गोविंदाचार्य ने बड़ा बयान दिया। कॉर्पोरेटाइजेशन से खेती का भला नहीं होगा। कॉर्पोरेटाइजेशन से अगर गोपालन से कृषि को जोड़ना होगा। हरसिमरत कौर के इस्तीफे पर बोले गोविंदाचार्य, देश सत्ता से नहीं साथ लेकर चलने से संस्कार से चलता है। कैलाश मानसरोवर भारत का अभिन्न हिस्सा है। 1 सितंबर से अध्ययन प्रवास पर हैं गोविंदाचार्य। कॉर्पोरेटाइजेशन को लेकर ये सीधे तौर पर गोविंदाचार्य की तरफ से कहा गया कि अध्ययन प्रवास पर जब काशी पहुंचे तो उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं होगा। कैलाश मानसरोवर के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि ये भारत का अभिन्न हिस्सा है। सितंबर से अध्ययन प्रवास पर निकला हूँ। ऋषिकेश के भी उत्तर श्री राम तपस्थली से शुरू होकर और आज उसी सिलसिले में वाराणसी पहुंचा हूँ। आगे बिहार, झारखंड, बंगाल में होते हुए 2 अक्टूबर को गंगा सागर पहुंचा। गंगा मैया से मैं प्रार्थना करूँ। तो वहीं पीएम मोदी के 70वें जन्मदिन को भारतीय जनता पार्टी के लोक सेवा सप्ताह के तौर पर मना रही हैं। इसी कड़ी में बीजेपी किसान मोर्चा उत्तर प्रदेश अध्यक्ष राजा वर्मा ने अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं और किसानों के साथ मिलकर वृक्षारोपण किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री के 70वें जन्मदिन पर 70 वृक्ष लगाकर पर्यावरण को सुरक्षित और साफ रखने की बात कही। भाई साहब मुझे करन दो पहले। खबर कानपुर से, जहां पर मामूली विवाद में 2 पक्षों में मारपीट हुई। मकान के विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई और दबंगों ने पति पत्नी को जमकर पीटा। पुलिस बनी रही मूक दर्शक का बीच बचाव कराने के बजाय पुलिस बनाती रही मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। नौबस्ता थाना क्षेत्र के किदवई नगर इलाके की यह घटना है। तो पुलिस यहां पर बीच बचाव करने की जगह वीडियो बनाने का काम कर रही थी। 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो रही थी और पुलिस मूक दर्शक बनी खड़ी थी। इन तस्वीरों में आपको पुलिस की कार्यप्रणाली नजर आएगी, किस तरह से 2 पक्षों के बीच हो रही मारपीट में पुलिस सिर्फ मूक दर्शक बनी खड़ी है। अब खबर मेरठ से, जहां पर ट्रक की चपेट में आकर महिला की मौत हो गई। कांस्टेबल के डंडा मारने से बाइक गिरी और महिला बाइक का संतुलन बिगड़ने से गिर पड़ी। पीछे से आ रहे ट्रक ने महिला को रौंद दिया। मेरठ के खरखौदा थाना क्षेत्र की घटना है। तो कांस्टेबल के डंडा मारने से बाइक गिरी और महिला दूसरी तरफ बाइक के जाके गिरी, जहां पर पीछे से आ रहे ट्रक ने महिला को कुचल दिया और महिला की मौके पर ही मौत हो गई।